2021-22 का आम बजट आज पेश किया गया है। इस बजट को लेकर जो आम पब्लिक थी उनको काफ़ी उम्मीद थी और उनको खासकर टैक्स को लेकर काफ़ी उम्मीद थी कि उनको राहत मिलेगी। हालांकि उनको राहत नहीं मिली है। खासकर इस कोरोना काल में जिस तरह से लोग कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। हालांकि जो अदर सेक्टर से उसके विकास के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है, लेकिन जो कदम अभी उठाया जाना चाहिए था वो कदम आम जनता के लिए नहीं उठाया गया है। आज हम इस पूरे मुद्दे पर महज जी से मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है। वो एनसीपी के नेता है। सर, आपका एचएमयू में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह से पूरा आम बजट पेश किया गया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बजट जो है बहुत ही अच्छे शब्दों में पेश किया गया, लेकिन इस बजट के अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। बेरोज़गारी इस देश में अपना फन उठा चुकी है। उस फन को कुचलने का कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है। डिफेंस के बारे में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं बोला। आज चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसपैठ कर चुका है और महिलाओं के लिए, उनको उद्योजकता बढ़ाने के लिए ये सरकार क्या करेगी, इस चीज़ का कोई प्रावधान ये विद्यमान बजट में वित्त मंत्री जी ने नहीं दिया है। 2020-21 के जो हमारे रेवेन्यू फिगर्स हैं, क्योंकि हम कोरोना का काल था, तो हमारे देश की आमदनी कितनी हुई, हमारे देश में खर्चा कितना हुआ, इसके ऊपर भी वित्त मंत्री ने कुछ नहीं बताया। जो अनुमान, जो अंदाजे उन्होंने बताए वो आने वाले 5 साल के संदर्भ में, जो फिस्कल डेफिसिट की उन्होंने बात की, 5 साल में जाके 2026 तक फिस्कल डेफिसिट 4.5% पे आएगा। इस साल में क्या पोजीशन है, मौजूदा हालत, उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात की नहीं है। 80,000 करोड़ का कर्जा भारत सरकार लेने वाली है और ज़्यादा, और व्यापार को बढ़ाने के लिए या जो छोटी मोटी व्यापारी संस्थाएं उनको कर्जा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान है, इस पे भी कुछ बात नहीं हुई। हर बार हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत चूक होती थी, उसके लिए कोई प्रावधान या कोई अच्छा बजट नहीं पेश किया जाता, पर इस बार हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि कोरोना काल था। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो सुधरेगा? देखिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर सरकार कुछ अच्छी चीज़ कर रही है तो उस चीज़ की हम सराहना करेंगे, उस चीज़ का स्वागत करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे, कहाँ से फाइनेंस आएगा, कहाँ से बजट होगा, इसके ऊपर किसी की बात हुई नहीं है। 2020-21 में तो किसी भी प्रकार का ना देश में निवेश हुआ है, ना देश में कहीं उत्पन्न हुआ है। तो 2022 का जो आपने अर्थ संकल्प बनाया 21-22 में, इस पर पैसा कहाँ से लाएंगे? मेन मुद्दा है कि बात करना एक अलग बात है और निवेश करना, उसके लिए बुनियादी चीज़ें तैयार करना, इसके ऊपर वित्त मंत्री महोदया कुछ नहीं बोल पाई। जो टैक्स पेयर है इस बार कोई भी राहत नहीं मिली है। जो पहले का टैक्स पेयर जो स्केल था उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये पूरा जो सेल्स है वो बनाया गया, मतलब कहीं भी इनको राहत नहीं मिली है। और क्या जिस तरह से इनको राहत नहीं मिलेगी तो आने वाले वक्त में भी इनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आमदनी देश के जनता की ख़त्म हो चुकी है और आमदनी बढ़ाने के दृष्टिकोण से या लोगों की जेब में पैसे डालने के दृष्टिकोण से सरकार कोई अहम कदम उठा रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी जी की जब सरकार रहती है तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोज़गार देंगे। आज उनकी सरकार आके लगभग आप देखिए 7 साल के आसपास हो गए, मतलब पहले की सरकार और ये सरकार मिला के। लेकिन इस बीच में हमारी देश की बेरोज़गारी किसी प्रकार से कम नहीं हुई। पिछला जो साल गया, हमारा कोरोना का साल गया, इसमें लगभग 20 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। तो इन लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार क्या करेगी, इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं बोल पाई। जिस तरह से जो अदर सेक्टर से एजुकेशन सेक्टर हुआ, किसान का जो सेक्टर था वो, और हेल्थ के लिए लेकर और मेट्रो सेक्टर, उन सबको लेकर उन्होंने बोला है कि जैसे ये सेक्टर में वो पैसे निवेश करेंगे तो आने वाले वक्त में विकास होगा। और साथ ही साथ जो हमारा अर्थव्यवस्था जो पूरी रीढ़ थी वो पूरी तरह से एकदम कमज़ोर हो चुकी थी, उसको कहीं ना कहीं उसमें सुधार लाने के लिए ये पूरा एक जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं उभारने का काम करेगा। क्या वो सही है? जो आज का अर्थसंकल्प था वो पश्चिम बंगाल, असम और केरल के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए वित्त मंत्री महोदय ने बोला, महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है इनकम टैक्स में और जीएसटी में, किसी स्पेसिफिक प्रावधान महाराष्ट्र के लिए उन्होंने नहीं किया। 1,85,000 करोड़ ये जीएसटी के माध्यम से महाराष्ट्र अकेला देता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से जाता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा। लेकिन महाराष्ट्र के प्रति वो बड़े उदासीन हैं क्योंकि यहाँ पे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। उसी प्रकार
जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों को एमएसपी मिल रहा है, ये आज उन्होंने कहा, लेकिन ये तो हमारी सरकार ने किया हुआ काम है ना। आपने कानून लागू करने के बाद आने वाले समय पे किसान को एमएसपी किस प्रकार से मिलेगा, उस पर कुछ नहीं बोल पाई। आज जो वित्त मंत्री महोदय ने बोला वो पुराने हमारी सरकार ने जो अच्छी उपलब्धियां किसान या कृषि क्षेत्र में की उसी के बारे में उन्होंने बोला। अपनी सरकार ने जो नया कृषि कानून लाया उससे क्या नुकसान होगा और उससे किस प्रकार से लोग बच पाएंगे उस पर कुछ नहीं बोल पाए। तो ये थे हमारे साथ महर जी और भी हमारे एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनकी क्या इस पूरे बजट जो आज पेश हुआ है उस पर इनका क्या राय है और किस तरह से इस पूरे बजट पर ये अपनी राय देना चाहेंगे। सर एचएमएस में आपका स्वागत है। यही जो आज बजट पेश हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद। पहली बात तो हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है महेश तपासे जी, उन्होंने अभी उनकी राय यहाँ आपके सामने पेश की। अभी ये जो बजट है, जैसे कि आपने 2-3 सवाल पूछे इसमें आम आदमी के बारे में और फार्मर किसानों के बारे में, उनके लिए राहत के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी जो टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए या कुछ राहत मिलनी चाहिए उनके लिए कुछ नहीं है। जैसे कि अभी महेश जी ने कहा 20 करोड़ नौकरियाँ गई है, जॉब कट्स के साथ सैलरी कट्स भी हुए हैं। ऐसे में सैलरी कट हुई है तो ऐसे में उनको टैक्स में कुछ रिबेट देके राहत देनी चाहिए थी, लेकिन वो राहत एफएम ने नहीं दी है। दूसरी किसानों के बारे में एमएसपी के बारे में उन्होंने बात की, लेकिन ये जो कायदे कानून है वो एमएसपी जो मतलब प्राइवेटाइजेशन होगा या प्राइवेट पार्टियाँ आएगी उनका माल खरीदने के लिए, किसानों का उत्पादन खरीदने के लिए, तो उसमें एमएसपी का गारंटी नहीं है। तो इस एमएसपी का वो जो बोल रहे कि 1.5 गुना ज़्यादा हम लोग एमएसपी देंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आप उनको लीगलाइज नहीं कर रहे हो तो। उन्होंने बोला मतलब मोदी सरकार ने बोला है कि जो एमएसपी है उस पर हम लिखित कानून बना के देंगे, इसके बाद भी तो किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, किसानों की मांग सीधी है। उन्होंने पहले दिन से एक ही मांग रखी है कि ये पूरे कायदे रद्द किए जाए, रिपील किए जाए, लेकिन सरकार सुनने की मनस्थिति में नहीं है। जिस तरह से अभी जो आज जो बजट पेश हुआ है उसमें जो बाकी सेक्टर से उसके सहारे कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी, उसको एक बार उभारने के लिए, लगातार विकास की तरफ ले जाने के लिए उसमें जो पैसे लगाए गए हैं, जो बजट पेश किया गया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये विकास की ओर तत्पर होगा या नहीं? देखिए, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा लाएंगे कहाँ से? अभी ये फिस्कल में, ये फाइनेंशियल ईयर में अभी और 80,000 करोड़ का कर्जा उन्हें लेना है और उसके लिए सिर्फ 2 महीने बाकी है। उसके बाद जो फिस्कल डेफिसिट 6.8 तक एस्टिमेटेड है, उसके लिए पैसा लाएंगे कहाँ से? अभी मैं सुन रहा हूँ कि वो लोग 12 लाख करोड़ का कर्जा उसके लिए लेने की सोच रहे। तो सिर्फ कर्जे में बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे ये तो कुछ ये नहीं हुआ ना, विकास नहीं हुआ। कर्जा लेके अगर आप बजट चलाने वाले हो, मैं मानता हूँ कि कोरोना की वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, फाइनेंस में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये मतलब नहीं बनता कि आप कर्जे पे कर्जा लो और डी इन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेटाइजेशन करो और उसके माध्यम से देश चलाए। तो जिस तरह से आज बजट पेश हुआ था, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। जो लोगों की उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं धरा रह गया है, क्योंकि जो आम जनता थी वो अभी भी लगातार परेशानियों से जूझ रही है और उनको ये उम्मीद थी कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहीं ना कहीं टैक्स में थोड़ी सी छूट देकर उनको राहत देगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। बजट में आम जनता के लिए कोई भी टैक्स में जो राहत देने की बात थी वो नहीं दी गई है। एचएम न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।